गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर पे हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स के बारे में। तो आइए जानते हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस करना है। द मेन डिज़ाइन इशू इज़ बकलिंग। तो जब भी हम कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं तो कंप्रेशन मेंबर में जो मेन डिज़ाइन इशू है वो बकलिंग है। ठीक है, बकलिंग हो गया। ठीक है, फिर एक सिलेंडरनेस रेशियो होता है जिस पे ये डिपेंड करता है। द सिलेंडरनेस रेशियो इज़ द इफेक्टिव लेंथ बाय द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने इससे पहले भी पढ़ी होगी। इन आरसीसी वी डिफाइन दिस टर्म बाय द इफेक्टिव लेंथ बाय द लीस्ट lateral dimensions. In the steel structures we are using the effective length by the minimum radius of gyration. Let's start with the contents. Many structural members are in compression. Vertical compression members in buildings are called columns, posts और extensions. तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं जो कंप्रेशन में होते हैं। तो जो वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर्स हैं बिल्डिंग के, वो जैसे कि कॉलम्स है, पोस्ट्स है, एक्सटेंशंस है। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर इन ट्रसेस आर कॉल्ड द स्टड्स। तो वन क्लियर डिफरेंस बिटवीन द कॉलम एंड स्टड्स इज हेयर। तो कंप्रेशन मेंबर्स इन ट्रसेस आर कॉल्ड द स्टड्स। ठीक है, ये प्योरली सब्जेक्टिव होता है किससे? स्टड्स, कंप्रेशन से। द जिब ऑफ क्रेन विच कैरीज कंप्रेशन इज कॉल्ड बूम। ठीक है, तो क्रेन में जो जिब होता है उसको हम बूम कहते हैं, जो कि कंप्रेशन लोड लेता है, कंप्रेसिव लोड लेता है। वट एवर केयर टेकन बाय द इंजीनियर और द डिजाइनर टू ट्रांसफर लोड एक्सियली, अनएक्सपेक्टेड eccentricity of load is unavoidable due to imperfection. ड्यू टू द imperfection क्या होता है? हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी केयर कर लें लोड को एक्सियली एक्ट कराने के लिए, तो होता क्या है, ये एक्सियली ना होके कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इसेंट्रिसिटी आ जाती है। दिस इसेंट्रिसिटी causes the lateral bending moment which results into bending compression also, जिसकी वजह से कंप्रेशन के साथ साथ क्या होता है, बेंडिंग भी जनरेट होता है। बेंडिंग विल ऑल्सो प्रोड्यूसेस द compressive stresses. as the axial compression increases the as the axial compression increases, the lateral deflection increases. तो जैसे एक्सियल कंप्रेशन इंक्रीज करता है तो जो लेटरल डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज करता है, रिजल्टिंग इनटू द एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस. A stage of instability is reached at a load much below the crushing strength of the compression members. This phenomena is called the buckling of columns. तो कॉलम के बकलिंग वाले केस में क्या होता है? तो ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से, ठीक है, क्या होता है, मोमेंट्स आएगा, मोमेंट की वजह से क्या होता है, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होंगे। ठीक है, तो एक स्टेज आती है जहाँ पे अनस्टेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा रीच कर जाती है। अ स्टेज ऑफ इनस्टेबिलिटी इज रीच्ड। ठीक है, जो कॉलम है वो क्या होता है, इनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, एट अ लोड मच बिलो द क्रसिंग स्ट्रेंथ। उस टाइम पे जो लोड है, कॉलम पे जो लोड एक्ट कर रहा है वो क्रसिंग स्ट्रेंथ से काफ़ी कम होता है। ठीक है, तब भी कॉलम फेल हो जाते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द बकलिंग ऑफ द कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम क्या कर रहा है, बकल होकर फेल हो रहा है। बिकॉज ऑफ बकलिंग टेंडेंसी द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम इज रिड्यूस कंसिडरेबली। तो बकलिंग की वजह से जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है कॉलम की वो रिड्यूस हो जाती है। द लोड कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द एंड कंडीशंस एंड ऑल्सो ऑन द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम सेक्शंस। तो इस चैप्टर में जो मेन डिज़ाइन इशू है वो है डिज़ाइन ऑफ द कॉलम। ठीक है, मेन डिज़ाइन इशू इज़ द बकलिंग। बकलिंग क्या है, मेन डिज़ाइन इशू है। In this chapter, different buckling classes based on possible imperfections in the column is discussed. Then the method of determining effective length depending upon the conditions is presented. और हम इस प्रेजेंटेशन में कुछ IS कोड प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। IS कोड 800-2007 के कोडल प्रोविजंस हैं फॉर द डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, वो भी डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो
जो हमारे डिफरेंट बकलिंग क्लासेस हैं वो, ठीक है, जो कि इम्परफेक्शन की वजह से हैं, वो सब इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन। इम्परफेक्शन ऑफ फैब्रिकेशन resulting into accidental eccentricity largely depends upon the cross section of the compression members. Based on such imperfection, buckling tendency varies. फैब्रिकेशन में इम्परफेक्शन की वजह से जो है एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है, विच लार्जली डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर, जो लार्जली जो है डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर पे, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन सच इम्परफेक्शन बकलिंग टेंडेंसी वेरीज, ठीक है। तो इन इम्परफेक्शन के बेसिस पे जो बकलिंग टेंडेंसी है वो भी क्या करती है, वेरी करती है। तो ये सारी चीज़ें आईएस कोड में गिवन है, और सेक्शंस के लिए हम जो है स्टील हैंडबुक नंबर 1 का भी यूज करेंगे। हेयर इज़ दी बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये जो है हमारा सोर्स हमने कहाँ से लिया है, IS 800 2007, द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। कॉलम सेकेंड रिप्रेजेंट्स द लिमिट्स, कॉलम थर्ड रिप्रेजेंट्स द बकलिंग अबाउट एक्सिस, ठीक है, और बकलिंग क्लास, ठीक है, ये फोर्थ कॉलम पे मेंशन है। तो रोल्ड स्टील आई सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जहाँ पे एच, इस डायग्राम पे जो एच है वो ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो एक्सिस मेंशन है, दिस इज द ओवरऑल डेप्थ, here is the y axis, this is the z axis, the tf is the thickness of the flange, bf is the width of the flange, ठीक है, और टी डब्ल्यू इज़ द थिकनेस ऑफ द वेब, ठीक है। तो जो हमारे अलग अलग इम्परफेक्शन की वजह से जो है बकलिंग के जो फेलियर हैं, बकलिंग भी क्या करता है, वेरी करता है, तो उनके भी क्लासेस हैं। तो फर्स्ट, ठीक है, इफ़ द रेशियो ऑफ द ओवरऑल डेप्थ टू द विड्थ ऑफ द फ्लैंज इज मोर देन 1.2, ठीक है, अगर ये रेशियो है 1.2 से ज़्यादा है और थिकनेस ऑफ द फ्लैंज इज लेस देन इक्वल टू 40 mm, तो जो बकलिंग है अबाउट द एक्सिस, यहाँ पे टू एक्सिस मेंशन है, जेड जेड और वाई वाई। तो जेड जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है, और वाई वाई एक्सिस के अबाउट जो बकलिंग क्लास डिसाइड है वो क्या है, ए है। जो वाई वाई के अबाउट है, बी है। और अगर जो हमारी थिकनेस ऑफ द फ्लैंज है ग्रेटर देन 40 mm बट लेस देन इक्वल टू 100 mm है, तो यहाँ पे फर्दर दो क्लासेस बनती हैं, जेड जेड और वाई वाई। तो यहाँ पे बकलिंग क्लास ऑफ बी एंड सी। सिमिलरली फॉर द अदर सेक्शंस, ठीक है, ये क्या है, वेल्डेड आई सेक्शन है। तो वेल्डेड आई सेक्शन पे, ठीक है, जो हमारी डेप्थ है फ्रॉम इनर टू द टॉप वन ऑफ द फ्लैंजेज, ठीक है, तो टॉप फ्लैंज की बॉटम से और जो बॉटम फ्लैंज उसके टॉप से जो बीच की डिस्टेंस है वो एच है। थिकनेस ऑफ वेब टी डब्ल्यू है। थिकनेस ऑफ फ्लैंज टी एफ है, ठीक है। विड्थ जो है हमारी कुछ मेंशन है। तो इस सेक्शन के लिए हम पढ़ते हैं, अगर थिकनेस ऑफ द फ्लैंज इज लेस देन इक्वल टू 40, तो बकलिंग अबाउट द जेड जेड एक्सिस एंड जो बकलिंग क्लास है, ठीक है, वो क्या है, बी है। और वाई एक्सिस के अबाउट जो क्लास है वो सी है, और जेड जेड और वाई वाई के अबाउट फर्दर क्या है, सी है। नाउ फॉर द हॉलो सेक्शन, हॉलो सेक्शन सर्कुलर, स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगुलर, तो हॉट रोल्ड है। तो एनी बकलिंग अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अबाउट बकलिंग हो तो क्लास ए है। कोल्ड डिफॉर्म्ड के केस में बकलिंग अबाउट एनी एक्सिस वो क्या है, बी है। और जनरली एक्सेप्ट एज बिलो एनी, ठीक है, तो बकलिंग किसी भी एक्सिस के अबाउट हो तो क्लास जो है बकलिंग क्लास बी है, ठीक है। ये जो बकलिंग क्लास हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारे जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी कॉलम की, उस जगह पे हमें बकलिंग क्लास का यूज करना होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हमें बकलिंग क्लास के बारे में जो है
मेंशन करना होगा और जो प्रॉपर्टीज हैं सेक्शन की वो भी यूज करनी होंगी। नाउ वेल्डेड बॉक्स सेक्शन, ये है वेल्डेड बॉक्स सेक्शन है, ठीक है। तो वेल्डेड बॉक्स सेक्शन जनरली, तो एनी के अबाउट भी, अगर एनी सेक्शन के अबाउट क्या हो, अगर बकलिंग हो तो जो बकलिंग क्लास है वो बी है, और थिक वेल्ड्स एंड width by the thickness of the flange is less than 30, तो जेड जेड एक्सिस के अबाउट अगर बकलिंग होती है तो जो बकलिंग क्लास है वो सी है, और एच बाई टी डब्ल्यू लेस देन 30 है, तब वाई वाई एक्सिस के अबाउट बकलिंग होती है तो बकलिंग क्लास क्या है, सी है। तो ऐसे जो है चैनल, एंगल, टी एंड सॉलिड सेक्शंस हैं, तो इनके किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर बकलिंग है तो उसके लिए जो हमारा बकलिंग क्लास डिसाइडेड है सी है। बिल्ट अप मेंबर है, बिल्ट अप मेंबर के लिए, ठीक है। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट, चाहे जेड जेड हो चाहे वाई वाई हो, तो जो हमारा बकलिंग क्लास है वो क्या है, सी है। तो ये जो टेबल है, आप इस टेबल को IS 800-2007, ठीक है, टेबल नंबर 10 से आप इसको रीड कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स IS कोड में गिवन है और IS कोड मैंने आपको प्रोवाइड किया है। नाउ दी स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, ये भी क्या है, काफ़ी कॉमन टर्म है, हमने जैसे पढ़े हैं RCC में, ठीक है, सोम में पढ़ा है। नाउ इन द स्टील, स्टील में हम सिलेंडर रेशियो की बात करेंगे। सिलेंडरनेस रेशियो of the column is defined as the ratio of effective length to corresponding radius of gyration of the section, ठीक है। अगर हम स्टील में यूज करें तो सिलेंडरनेस रेशियो क्या है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन द करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। और इफेक्टिव लेंथ के लिए हम जो है एक्चुअल लेंथ मल्टीप्लाई के, ये एक फैक्टर है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें इफेक्टिव लेंथ मिलेगी किससे, अगर एक्चुअल लेंथ को के से मल्टीप्लाई कर दें, और आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर इज एल, एल इज द के एल, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ हो गया, और आर इज द एप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अब हम जो हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे आरसीसी में हमने सिलेंडरनेस रेशियो की बात करी है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इफेक्टिव लेंथ अपॉन द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर के टर्म्स पे, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। जब क्रॉस सेक्शन किसी भी शेप का हो तो हम जो है इस रेडियस ऑफ गायरेशन ही लेते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअल लेंथ की, ठीक है, फिर बात करेंगे इफेक्टिव लेंथ। एक्चुअल लेंथ क्या है, इट इज़ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन मेंबर बिटवीन द रिस्ट्रेन एंड्स, इट इज़ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन मेंबर बिटवीन द रिस्ट्रेन एंड्स, ठीक है। तो रिस्ट्रेन एंड्स के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। जैसा कि फिगर 6.1 पे मेंशन है, दिस इज़ द फिगर 6.1। तो 6 मीटर कॉलम इज restrained एट ends A and B in both YY and ZZ direction, ठीक है। At C it is restrained in Z direction only, hence its actual length in YY direction is 6 meter, while in ZZ direction it is equal to only 3 मीटर, ठीक है। तो Z एक्सिस के लिए क्या है, C पे restrained है, तो जो इसकी लेंथ है वो क्या है, 3 मीटर एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। एक्चुअल लेंथ के लिए क्या है, दोनों रेस्ट्रेन के बीच की जो डिस्टेंस है। नाउ जो कॉन्सेप्ट है फर्दर इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट्स, ठीक है। किसी कॉलम या किसी मेंबर्स में दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, जीरो है, या मोमेंट्स जीरो है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट्स, ठीक है। जीरो मोमेंट पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इफेक्टिव लेंथ है। द इफेक्टिव लेंथ के एल is calculated from the actual length L of the member considering the rotational and relative translational boundary conditions at the ends। और इसके लिए भी जो है IS कोड ने क्या है, कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई है। तो इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल लेंथ को के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ डिपेंड करता है एक तो रोटेशनल
और दूसरा रिलेटेड ट्रांसलेशन कंडीशन पे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर ये कोई क्या है, मेंबर है जो दोनों जगह से क्या है, फिक्स है, ठीक है। फिक्स होने का मतलब ये है इस पॉइंट से, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से, ठीक है, ये जो है ना तो डिफ्लेक्ट होगा, ना ही ये रोटेट होगा, ठीक है। द रोटेशन, तो एंड कंडीशन को समझने के लिए, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो दिस इज़ द एग्जांपल, ठीक है। ये क्या है, कैंटिलीवर क्या है, एक मेंबर है, फिक्स है यहाँ से, ठीक है, और टॉप पे क्या है, फ्री है। तो इसकी जो एंड कंडीशंस है वो क्या है, टॉप जो है क्या है आपका फ्री है, ठीक है, ये रोटेट कर सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है, इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, इसका कुछ डिफ्लेक्शन इस तरीके से रहेगा। और बॉटम से क्या है, फिक्स है, यहाँ पे ना रोटेशन पॉसिबल होगा ना डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन जीरो, रोटेशन इज जीरो, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये क्या है, बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो जो अलग अलग कंडीशंस होंगी, ठीक है, अलग अलग बाउंड्री कंडीशन होंगी, तो उनके लिए की वैल्यूज भी क्या होंगी, अलग होंगी, ठीक है। हम जो है इससे आगे वाले स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। Compression members in trusses. In the case of bolted, riveted or welded trusses and the braced frames, the effective length KL shall be taken as 0.7 to 1.0 times the actual length, depending upon the degree of and restraints provided. In the case of bolted, riveted and welded trusses and the braced frames, the effective length KL shall be taken as 0.7 to 1.0 times the actual length, depending upon the degree of and restraint provided, ठीक है। For buckling in the plane perpendicular to the plane of truss, the effective length may be taken as the actual length, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ के इक्वली होगा जब ऐसा हो रहा है इस कंडीशन में। इन फ्रेम्स, तो फ्रेम्स के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और फिर है अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ गायरेशन। Approximate radius of gyration means the radius of gyration of compression member about the axis of buckling, ठीक है, किसके अबाउट, बकलिंग एक्सिस के अबाउट जो है रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कॉलम shown in figure 6.1, when length of the column is taken 6 meter, the radius of gyration about z axis should be considered, ठीक है। फॉर बकलिंग अबाउट y एक्सिस द लेंथ ऑफ कॉलम इज 3 मीटर। अगर ये y एक्सिस के अबाउट की ओर बकल कर रहा है तो लेंथ ऑफ कॉलम क्या होगा, 3 मीटर होगा, एंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट y एक्सिस is to be considered, ठीक है। The maximum slenderness ratio governs the design strength. If the length of the column to be considered is the same for buckling about any axis, naturally the governing slenderness ratio is the KL upon R minimum, ठीक है। तो कॉलम 6.1 पे आके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये है 6.1, ठीक है। अगर बकलिंग जेड एक्सिस के अबाउट हो तो जो लेंथ लेंगे तब हम 6 लेंगे, और जब बकलिंग क्या हो, वाई एक्सिस के अबाउट हो, तो हम जो है उस टाइम पे 3 मीटर लेंथ लेंगे। नाउ डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। द डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस FCD of the axially loaded compression members shall be calculated using the following equation, ठीक है। तो जो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस है FCD, हम उसको, ठीक है, इस फॉर्मूले या इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये किसके लिए है, एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स के लिए है। FY yield stress upon the partial safety factors gamma m naught upon 5 plus ब्रैकेट में 5 स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर टू द पावर 0.5, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन गामा एम नॉट, ठीक है, इससे कम होना चाहिए, ठीक है। परमिसेबल जो हमारा डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है वो क्या होना चाहिए, परमिसेबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।